नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकायुक्त की एक बड़ी कार्रवाई होती है जिसमें आरटीओ आरक्षक के यहाँ करोड़ों का कैश मिलता है, सोना चांदी मिलती है। उसके बाद आईटी की टीम को एक गाड़ी में 50 किलो से ज्यादा सोना मिलता है। कह सकते हैं मध्य प्रदेश में अभी तक की ये सबसे ज्यादा सोने की रिकवरी कह सकते हैं। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र तेगवार सर मौजूद हैं। सर, आरटीओ आरक्षक आरक्षक की सैलरी 30 से 40 हजार मिनिमम, और उसके बाद करोड़ों का खजाना। ये कुबेर किसके कुबेर हैं सर? ये देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में पिछले सालों में परिवहन विभाग में जो घोटाले हुए या परिवहन विभाग के कर्मचारी बेलगाम रहे, ये उसका नतीजा है। और अब जो उनके पुराने पाप हैं वो निकलकर सामने आ रहा है। एक आरक्षक की इतनी हैसियत होती नहीं है। पहली बात तो इसकी नियुक्ति, ये सवाल होना चाहिए कि इसकी नियुक्ति जब से इसके पिताजी स्वास्थ्य विभाग में थे तो इसकी नियुक्ति परिवहन विभाग में कैसे हुई? इसकी नियुक्ति से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना प्रभावशाली पहले दिन से था। इसकी कोई बहुत सॉलिड जुगाड़ थी, इसके किसी बड़े राजनेता से, किसी बड़े अधिकारी से संबंध है। आज भी आप देखिए, मध्य प्रदेश के में आप बल्लभ भवन जाइए, सामान्य प्रशासन विभाग से जानकारी निकलवाइए कि कितने कितने सैकड़ों, कितने हजार आवेदन आज भी स्वास्थ्य विभाग में या परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्तियों के लंबित पड़े हैं। देखिए, इसके पिताजी की मृत्यु होती है, 1 साल के अंदर इसकी नियुक्ति दूसरे विभाग में होती है, वो भी फील्ड में होती है। हमारे पुलिस का एक जवान शहीद हो जाता है, मान लो कोई सब इंस्पेक्टर शहीद हो जाता है, तो उसके बच्चे को भी फील्ड में पोस्टिंग नहीं मिलती, उसको बोलते हैं कि पीएचक्यू में भेज दिया जाए। परिवहन विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसके बच्चे को फील्ड में नियुक्ति नहीं मिलती। मेरे पास उदाहरण है इसका। लेकिन सौरभ शर्मा की नियुक्ति फील्ड में होती है, उसके बाद वो नाकों पर तैनात होता है। उसके बाद आप देखिए 7 साल की नौकरी में वो धन कुबेर बन जाता है। और अभी तो सिर्फ मुझे जो लगता है कि वो विदेश में है, वो 52 किलो सोना उसकी एक कार से बरामद होता है। 10 करोड़ रुपए, लगभग 9 करोड़ 83 लाख रुपए उसके पास से बरामद होते हैं। नोट गिनने की 6 मशीन यदि किसी के पास है, मैं कह रहा हूँ कि बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, भोपाल या इंदौर का कोई बड़ा व्यापारी के घर में 6 मशीन नोट गिनने की नहीं होंगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नोट एक दिन में या एक बार में वो लोग गिनते होंगे। सर, ये कुबेर किसके कुबेर है? किसकी कृपा थी? ये मौजूदा उस समय के जो मंत्री थे उनकी कृपा थी कि सिर्फ ये लॉकर थे, पैसा सब उन्हीं का था? देखो, ये तो बहुत सामान्य व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से समझ सकता है कि जो लोग इसको नौकरी में लाए, जिन्होंने इसकी तैनातियां की, जो लोग इसके इशारे पर, इसके कहने पर लोगों को नाकों पर, बैरियर पर, ट्रांसपोर्ट के बैरियर पर तैनात करते थे, ये बैरियर ठेके पर लेता था। तो आप देखिए कि जो लोग, इसमें लोगों को सामने आना चाहिए, और जिस दल की सरकार है उस दल के लोगों को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि यहाँ पर लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो केंद्रीय स्तर पर देखिए, देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के नाम पर इस देश में सरकारें बनी हैं। जब मध्य प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, और एक बहुत छोटा सा, ये तो सिपाही जो कि बीआरएस ले चुका है, और वैसे बीआरएस दिया नहीं जाना चाहिए था, उसके खिलाफ जांचें लंबित थी, तो उसको बीआरएस क्यों दी गई, ऐसे तमाम मामले हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सरकार से जुड़े लोग इसमें शामिल रहे, तो मुझे लगता नहीं है कि ये कार्रवाई हुई है लोकायुक्त की बहुत अंजाम तक पहुंचेगी। सब कुछ ठीक रहा इस पर। और एक चेतन सिंह जो बेचारा गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी है जिसके घर में सोफा नहीं है, वो तो एक डमी है। उस जमीन व्यक्ति के नाम पर खरीद फरोख्त हुई जमीनों की, और अभी बहुत सारी जमीनों के कागज उसके पास से मिले हैं। उन कागजों की जांच होगी, बेनामी संपत्ति आएगी, और फिर क्या होगा? 8-10 दिन बाद आरक्षक के पास ही सबकी सारी प्रॉपर्टी आरक्षक की है, या ये मौजूदा मंत्री थे उनकी प्रॉपर्टी आरक्षक संभालता था सारी चीजों को लेकर? मुझे लगता नहीं है कि मंत्री स्तर का आदमी आरक्षक के पास निवेश करेगा। ये तो आरक्षक ने अकेले नहीं कमाई इतनी की है, तो आप बाकी मंत्रियों के पास कितना होगा सर? ये इसके तो अंदाजा समाज को लगाना है, मीडिया को लगाना है, इस देश को लगाना है कि एक सिपाही यदि परिवहन विभाग में 200-500 करोड़ रुपए की संपत्ति कमाता है, तो जो लोग उच्च स्तर पर बैठे हैं वो कितनी कमाई करते होंगे। सर, जब ये लोकायुक्त की कार्रवाई होती है उसके बाद इनोवा में 50 किलो से ज्यादा सोना पकड़ाया जाता है, भोपाल से पूरी घूमती हुई,
वो निकल जाती, चूना भट्टी होती और वहां पहुंचती है गाड़ी। तो ये पता नहीं चलता लोकायुक्त को कि कहाँ से गाड़ी आई, किसने सोना रखा है इसके अंदर, कैश किसने रखा। देखिए इसमें लोकायुक्त संगठन पर उंगली उठाना मैं जायज नहीं समझता हूँ। वो गाड़ी उसके मकान पर नहीं खड़ी थी, ये तो किसी तीसरी जगह खड़ी की। लोकायुक्त संगठन के लोग जब गए, मिल गई थी सर पहले नहीं, लोकायुक्त संगठन के लोग जब वहां गए, उसके 2 ठिकानों पर छापे पड़े, तो जो जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि इसके जो लोग थे वो डरे, जिसके पास भी ये गाड़ी थी, इसके पास गाड़ी में सामान रखा हुआ था, वो भयभीत हुआ। और जो तीसरी जगह जो गाड़ी खड़ी करी थी, वो गाड़ी लेकर रवाना हुआ और उसने सुरक्षा की दृष्टि से कहीं गाड़ी खड़ी की मेंडोरा के जंगल में। लेकिन जो मुखबिर था, जो कि सौरभ शर्मा का दुश्मन था या भ्रष्टाचार निवारक एजेंसियों का दोस्त था, वो रेगुलर फॉलोअप कर रहा था। तो उसने लोकायुक्त पुलिस को सूचना करी, उसने इनकम टैक्स को सूचना करी, उसने भोपाल पुलिस को सूचना करी। और रात 10 बजे भोपाल पुलिस भी वहां पहुंची और इनकम टैक्स की टीम भी वहां पहुंची। तो अंदर का कोई व्यक्ति था सर क्या? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये सौरभ शर्मा का ही कोई व्यक्ति है, जो सौरभ शर्मा का राजदार है। अच्छा, मतलब सौरभ में काम किया हो। सौरभ शर्मा का कोई राजदार है, उसका दोस्त है, उसका दुश्मन है, वो कोई ऐसा व्यक्ति है। और उसने वो सूचना पुलिस को दी, उसने इनकम टैक्स को दी, और जो भी एजेंसी पहले पहुंची उसने वहां पर जब्ती की कार्रवाई की। तो सर इसमें बात ये निकल के आ रही है, इसमें पूरे तार जो जोड़े जा रहे हैं ग्वालियर से जोड़े जा रहे हैं। इसको ग्वालियर कनेक्शन निकाला, चेतन भी ग्वालियर से हैं, सौरभ शर्मा भी ग्वालियर से हैं, और बताते हैं कि इसमें कोई शिकरवार और निकल के आया है सामने, और एक मौजूदा मंत्री हैं, उनसे सबसे करीबी उस शिकरवार के संबंध बताए जा रहे हैं। देखिए संबंध किसके किससे हैं ये तो अभी जांच में सामने आएगा। सौरभ शर्मा मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला है। उसका दोस्त जो चेतन है, जो कि डमी व्यक्ति है चेतन, वो चेतन ग्वालियर का है। परिवहन विभाग का मुख्यालय ग्वालियर में है, लेकिन परिवहन विभाग के मुख्यालय ग्वालियर में कुछ होता नहीं है। जो बैरियरों पर इंस्पेक्टरों की, सब इंस्पेक्टर की तैनाती की जाती थी, वो सबको मालूम है कि कहाँ से होती थी, उसमें कितना पैसा लगता था। एक पत्रकारों को भी मालूम है, समाज को भी मालूम है। और बैरियरों पर जो लूट मची थी, उसको लेकर तो नितिन गडकरी जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पिछली सरकार में पत्र लिखा था कि बैरियर पर अवैध वसूलियां होती हैं मध्य प्रदेश में। तो यदि उसके बाद सरकार ने 30 जून को बैरियर बंद किए, मोहन यादव सरकार ने, लेकिन जब 30 जून को बैरियर बंद किए, तब भी 3 बैरियरों का ठेका सौरभ शर्मा के पास था, सेंधवा का, मुल्ताई का और खवासा का। तो जो बड़े बैरियर थे उनको सौरभ शर्मा ठेके पर ले लेता था। तो नौकरी छोड़ने के बाद भी इस जो कि अवैध कमाई होती थी उसमें वो भागीदार था, और उसका एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। और सिस्टम बना हुआ था तो ऐसा नहीं था। यदि ये देखिए, जो लोग मंत्री उस विभाग में रहे हैं या जो अफसर रहे हैं, उनकी ईमानदारी पर, उनकी काबिलियत पर, या तो उनको इतने अनजान थे, इतने नौसिखिए थे, तो उनकी क्षमताओं पर सवाल है। बिल्कुल, कि उनको उनके विभाग में इतना भ्रष्टाचार था, और वो बिल्कुल अनजान थे, पता ही नहीं उनको, वो खुद पप्पू थे। या वो उसमें शामिल थे। 2 चीजें थी, या तो आप अकर्मण्य थे, ना समझ थे, या आप उस सिस्टम में भागीदार थे। सर इसमें एक डायरी मिली है लोकायुक्त को सौरभ शर्मा के घर से। उस डायरी में बताया कि सब पूरा बायो डाटा लिखा हुआ है, किसका क्या है, पूरा हिसाब किताब लिखा है। तो जो डायरी मिली उसमें कई लोगों के नाम निकल कर आएंगे आप सामने से। देखिए डायरी से कुछ होता नहीं है। डायरी में कोई किसका नाम लिखता है, स्वाभाविक है। उसने यदि बहुत करोड़ों अरबों रुपए का काम किया है तो उसने अपना हिसाब किताब रखा होगा। या तो डायरी भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी जो है लोकायुक्त संगठन, वो सार्वजनिक करे, और यदि अभी वो सार्वजनिक नहीं करेगा तो वो डायरी अदालत में जब चालान पेश होगा इस मामले का तब आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक आलोक खरे हैं आबकारी विभाग के अधिकारी, शिवराज जी की पिछली सरकार में लोकायुक्त संगठन ने आलोक खरे के पास से करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति बरामद की। आज तक आलोक खरे, 2 सरकारें बदल गई, आलोक खरे आज तक, कमलनाथ जी की सरकार ने भी आलोक खरे को सस्पेंड नहीं किया। आप देखिए जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनकी सिस्टम में जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और किसी राजनीतिक दल के आने और किसी के जाने या लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक पत्रकार के तौर पर, 2018 की जब सरकार थी
जो भाजपा की सरकार थी, शिवराज जी मुखिया थे, उस टाइम आलोक खरे के यहाँ छापा पड़ा, आलोक खरे का कुछ नहीं हुआ। कमलनाथ जी की सरकार हुई 15 महीने, उसने कुछ नहीं किया। फिर एक सरकार आई, तख्ता पलट हुआ, उसने कुछ नहीं किया। आलोक खरे मजे कर रहा है। 10 दिन अखबारों में, टीवी चैनलों पर खबर छपी कि आलोक खरे के पास से इतनी बेनामी संपत्ति पकड़ाई, लेकिन आलोक खरे मजा कर रहा है। हम बातें करते रहे समाज में, तो देखिए सब इस समाज ने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया है। अब भ्रष्टाचार चुनाव का, वोट डालने का, नेता को चुनने का मुद्दा नहीं रहा है, अब मुद्दे दूसरे हो गए हैं। तो हम जब पत्रकार के तौर पर ही देखते हैं कि हम 8-10 दिन खबर लिखेंगे, थक जाएंगे, मीडिया ट्रायल होगा, सौरभ शर्मा एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा और सब कुछ सौरभ शर्मा पर केंद्रित होकर बात खत्म हो जाएगी। जो बड़े मगरमच्छ हैं उनका कुछ नहीं होगा। तो पर सर इसमें डायरी में यदि किसी अफसर या किसी मंत्री का नाम निकल कर आता है, कोर्ट में यदि डायरी पेश होती है या भ्रष्टाचार उनके पास जाती है ये डायरी, तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है? आपको लगता है कार्रवाई होगी इन लोगों पर, सार्वजनिक तौर पर ये डायरी? देखिए, यदि डायरी सार्वजनिक होती है तो एक नैतिक दबाव, जो भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने सौरभ शर्मा को आगे बढ़ाया है, सौरभ शर्मा की आड़ में बेनामी संपत्ति बनाई है, भ्रष्टाचार किया, उनका फैसला समाज करेगी, राजनीति करेगी, चुनाव करेगा। और यह वो जिस राजनीतिक दल के सदस्य होंगे वो राजनीतिक दल करेगा। लेकिन इस देश में हवाला की डायरी आई थी, क्या हुआ? मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप कांड हुआ था, उसमें बहुत सारे चेहरे सामने आए थे और बहुत सारे चेहरे दबा दिए गए। हनी ट्रैप का क्या हुआ? हनी ट्रैप में यदि आप जाएंगे हनी ट्रैप की तह में, तो दोनों राजनीतिक दलों के बहुत सफेद पोश चेहरे जो सार्वजनिक रूप से नैतिकता का, चरित्र का, धर्म का, अध्यात्म पर बातें करते हैं, वो हनी ट्रैप में शामिल थे। लेकिन क्या हुआ? वो आज भी वहीं पर कायम है। हनी ट्रैप आया, एक इंजीनियर जो शिकायत करता था उसकी भी डेथ हो गई, महिलाएं जमानत पर बाहर आ गई, गवाह नहीं मिले, सबूत नहीं मिले, कोई फोरेंसिक जांच नहीं हुई, मामला रफा दफा हो गया। ऐसा ही लगता है कि ये मामला भी दफा दफा हो जाएगा। निश्चित तौर पर मैं अपने 28 साल की पत्रकारिता के अनुभव के तौर पर कहता हूं कि सौरभ शर्मा के नाम पर, सौरभ शर्मा एक अंतिम कड़ी है, सौरभ शर्मा से कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। सर जीतू पटवारी ने कहा है कि सौरभ शर्मा को सुरक्षा देना चाहिए, क्योंकि सौरभ शर्मा पकड़ा गया, दबाव बना तो कई लोगों के नाम उजागर करेगा, जिससे मौजूदा सरकार के कई लोग, मंत्रियों के नाम आएंगे, जिससे सरकार खतरे में है, और ऐसे लोगों के नाम आएंगे तो फिर वो मरवा सकते हैं सौरभ शर्मा। देखिए, जीतू पटवारी विपक्षी दल की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका काम है कहना सुरक्षा दीजिए। पिछली बार उनकी सरकार थी, उन्होंने हनी ट्रैप के लोगों को कितनी सुरक्षा दी थी? जब कांग्रेस की सरकार थी तब हनी ट्रैप उजागर हुआ था 2020 में, जब सरकार जा रही थी तब क्या हुआ था? उनकी पार्टी के विधायकों ने हनी ट्रैप से जुड़े कितने मामले विधानसभा में उठाए, या भ्रष्टाचार से जुड़े कितने मामले उठाए, या उनकी पार्टी से जो लोग आए भाजपा में उन्होंने परिवहन विभाग चलाया तो कितने उन्होंने आरोप लगाए। नाकों की नीलामी, बैरियरों की नीलामी, ये हर सरकारों में होती है। सरकारों का, राजनीतिक दलों का खर्चा इसी पैसे जो पैसा आता है भ्रष्टाचार का, उससे चलता है। तो ये सब कहने की बातें हैं। सर इसमें एक बात और मैं पूछूंगा कि हम लोगों को पता है, आप पत्रकार हैं, आपको पता है, जनता को भी पता है कि मौजूदा मंत्री कौन थे, क्या उस समय चीजें हुई, मौजूदा सरकार को भी पता होगा। क्या अब मौजूदा सरकार उन मंत्रियों पर कुछ दबाव बनाएगी क्या, उनकी छवि को लेकर, कि उनकी छवि के कारण सरकार पर ऐसा कुछ उंगलियां उठ रही हैं? देखिए, पहले क्या होता था कि किसी अखबार में भ्रष्टाचार की खबर छपती थी, आज से 10, 15, 20 साल पहले, तो वो खबर कटिंग होकर चिपकती थी, फाइल चलती थी, उस पर कार्रवाई होने के निर्देश दिए जाते थे। लेकिन पिछले 20-25 सालों में देश में जब सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन हुआ तो सबकी चमड़ी मोटी होती चली गई। क्या राजनेता, क्या अफसर, क्या मीडिया, और अब जो भ्रष्टाचार की बात होती है, आरोप लगते हैं, आरोप सिद्ध नहीं होते, तमाम एजेंसियां, तमाम लोग, सब एक घालमेल बना हुआ है। 4 दिन खबरें चलेंगी, बात खत्म हो जाएगी। जैसा कोई ऐसा पहलू सर जो अभी तक किसी को नहीं पता हो,
आपने स्टडी कर रहे हैं इस चीज को लेकर, इसमें कोई ऐसा पहलू जो आप सबको नहीं पता हो, इस पहलू आप बताना चाहें इसमें आप? देखिए, सौरभ शर्मा किसका खास था, हाँ, किसने उसकी नियुक्ति की, हाँ, वो कहाँ कहाँ तैनात रहा, किसके बंगले पर आना जाना था, पिछली सरकार में भी, 15 महीने की सरकार में भी, और जो सरकार मतलब 2015 से लेकर 2018 की सरकार, 18 से 2020 की सरकार, और 2020 से 2023 की सरकार, और 23 में जब उसने बीआरएस लिया, 22 में, तब कौन मंत्री था। ये सब जांच का विषय है, और ये बातें राजनीतिक दलों को बोलना चाहिए लोगों, और राजनीतिक दलों के अंदर से ये बात आनी चाहिए। जो लोग बयान दे रहे थे अभी अपने ही राजनीतिक दलों पर, अपनी पार्टी के नेताओं हाँ। पर, कि साहब ये नया है, वो पुराना है, हमने पार्टी बनाई, हमने झंडे गाड़े, हाँ। उन लोगों को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, इन पे कार्रवाई करो, और हम दागदार नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना होगा कि हर एक सवाल का सर ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि खबरें चलती हैं, अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, मंत्रियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। खबरें चलती 4 दिन चलती, उसके बाद खबरें बंद हो जाती हैं। अधिकारी आज यहाँ पोस्टेड होता है, कल वहाँ पोस्ट करके उसको अच्छे अच्छे पदों पर बिठा दिया जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता जवाब देना जरूर जानती है। कैमरे के उस पर पाराशर हैं और मैं राघव शर्मा।